हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। खुली चुनौती, सीधा चैलेंज नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। सुरभि जी, मैं ये बता देना चाहती हूँ आपके टेलीविजन के माध्यम से कि ममता बनर्जी बंगाल में जब चुनाव तीसरी बार के लिए हम लोग जीत कर आए और सरकार बनाए, तो ये मैसेज गया सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई जड़ से उखाड़ सकता है वो है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस। क्योंकि अच्छे दिन के सपने जो वादे दिखाए थे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सरकार, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार आएंगे 2024 में, तो अच्छे दिन के जो झूठे सपने दिखा के पब्लिक को बेवकूफ बनाए हैं, तो पब्लिक अब समझ गए हैं। और बंगाल की तरफ पूरा देश देख रहे थे कि क्या होने वाला है, और ये टक्कर का जो जवाब दिया है बंगाल का जनता ने, इससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मैसेज चला गया। और देश में अब साधारण जनगण, साधारण पब्लिक, साधारण जनता जो पेट्रोल डीजल के जो प्राइस हाइस है, पेगासस पर जो डिफेंस से लेके साधारण पब्लिक के मोबाइल्स पे, फोन पर जो आज टैपिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार, हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। चलिए, मुद्दों के आधार पर आप घेराव करने की बात कर रही हैं और आप ये साफ कह रही हैं कि झूठे वायदे किए गए। मुकेश शर्मा साहब, अगर चेहरे की बात होती है तो पार्टी का जिक्र सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर है। अध्यक्ष पद वो नहीं संभाल रहे, वर्किंग प्रेसिडेंट पर कांग्रेस चल रही है, तो क्या राहुल ही वो चेहरा होंगे जो 2024 में मोदी का मुकाबला करेंगे? इलेक्शन जीते थे, लेकिन ममता बनर्जी जो वादे किए थे उससे कहीं ज्यादा और काम किए बंगाल में, और बंगाल के जनता ने अपूर्वा जी सुना, मैंने सुनी आपकी बात, लेकिन बंगाल के खेला और अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो उसमें बहुत फर्क है, उस पर भी मैं जरूर आऊंगी। लेकिन पहले मुकेश शर्मा साहब, मेरा सवाल राहुल गांधी को लेकर है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वर्किंग प्रेसिडेंट पर चल रही है कांग्रेस, जो राहुल अध्यक्ष पद नहीं संभालने को राजी हुए, अब लगता है कि पूरी तैयारी और पूरा फोकस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनने को लेकर ही राहुल का रहा है। सुरभि जी, कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल जी बनेंगे, आप बड़ी चिंतित हैं, मुझे बड़ी खुशी, आप बहुत चिंतित हैं इसको लेकर। मैं 2-3 बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि राहुल जी पिछले 7 सालों में जिस निडरता के साथ बेखौफ तरीके से राहुल जी ने जनता के मुद्दों को उठाया है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने किसानों से लेकर महंगाई से लेकर हर मुद्दे पर उन्होंने जोरदार तरीके से इस देश के लोगों की आवाज बुलंद की है, निश्चित तौर पर आज राहुल गांधी जी एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, आपने पूछा 2024 में चेहरा कौन होगा, आपका विषय भी आज डिबेट यही है। संबित जी ने कर्नाटक की बात की। संबित जी, निश्चित तौर पर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस और जेडीएस के उससे सरकार बनी थी, वो सरकार कैसे तोड़ी गई, अब उसमें भी पेगासस का इस्तेमाल हुआ, क्या क्या हुआ, एमएलए कैसे खरीदे गए, वो सारा देश देख रहा है। 2024 के चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से चुनाव लड़ने वाली है। 2024 में चेहरा महंगाई होगी, 2024 में चेहरा किसानों के मुद्दे होंगे, 2024 में चेहरा गैस सिलेंडर के दाम जितनी तेजी से आपने बढ़ाए हैं वो होंगे। 2024 के अंदर चेहरा जिस तरीके से पेट्रोल के दाम, एक्साइज ड्यूटी लगाकर आपने देश के लोगों को लूटपाट जारी रखी हुई है आज तक, और आज 16-17 दिन से भाव नहीं बढ़ रहे हैं, 10-12 दिन से, 10 अगस्त तक बढ़ेंगे भी नहीं। मैं देश को बताना चाहता हूं, संसद चल रही है, 10 अगस्त के बाद तैयार रहें, बहुत तेजी से दाम बढ़ेंगे। ये सरकार ने जो लूटपाट कर रखी है पूरी दुनिया के अंदर, जो आज फ्रांस की एनजीओ ने कहा है जिस तरीके से राफेल का भ्रष्टाचार का पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है, ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी पोल खुल गई। अच्छे दिन आए नहीं आए सारा देश जानता है,
देश आज कह रहा है हमारे पुराने दिन लौटा दो, जो हमारे बुरे दिन थे वही लौटा दो। ये तमाम मुद्दों पर देश में 2024 में चुनाव होगा और मैं कहना चाहता हूं अहंकार अच्छी चीज नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी 2 सीटें लोकसभा में होती थी। याद करें अपने दल को, सिर्फ 2 सीटें थी, सिर्फ 2। और मैं ये कहना चाहता हूं, आपने देश के लोगों को गुमराह कर झूठ बोलकर अच्छे दिन का झांसा देकर आप कहते थे हम काला धन लाएंगे। कहां है काला धन? आप बोलते थे और रामदेव जी बोलते थे, आप बोलते थे पेट्रोल सस्ता होगा। मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरे प्राइम मिनिस्टर बनते ही ये हो गया। अरे साहब, देश को आपने ठगा है, देश उस ठगी का जवाब चाहता है। और 2024 में इस देश की जनता जो भ्रष्टाचार, जो अत्याचार, जो अन्याय, जो महंगाई, जो मुद्दे, जिस तरीके से किसानों को आज पूंजीपतियों की आड़ में मारा जा रहा है, यानी आप अभी चेहरे की बात नहीं कर रहे, आप उन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दों के आधार पर आप जवाब चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, जो बात संबित ने भी कही, ये कोई नया प्रयोग नहीं है। आज ममता बनर्जी सभी के साथ मिल रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, एकजुट होने के एक क्लियर मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि ये जो कुछ साल पहले हुआ था, मोदी रोको प्रयोग से लेकर अब मोदी हटाओ की ये पूरी यात्रा है, जिसके तहत कोशिश यही की जा रही है कि एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए कि परसेप्शन बदले? सुरभि जी, अन्यथा मत दीजिएगा, लेकिन आप मीडिया वाले बहुत जल्दी मचा देते हैं कोई चीज के लिए। अभी तो बेचारी भानुमति ने एक एक ईंट, एक एक पत्थर जोड़ना शुरू किया है। अभी कुंभा बनेगा और आप तुरंत दुर्योधन खोजने लगे कि दुर्योधन कौन बनेगा भाई। अरे तो 24 में देखिएगा कौन सामने आता है, कभी आएगा ही नहीं सामने। अभी देखिए सामने मुकेश जी खुद ही बोल रहे हैं महंगाई चेहरा बनेगा, बेरोजगारी चेहरा बन जाएगी। इनको अपने नेता राहुल गांधी पर विश्वास है कि वो चेहरा नहीं बन सकते हैं। और हमारी टीएमसी की हमारी बहन बोल रही थी इंटरनेशनल न्यूज बन गया बंगाल चुनाव की, बीजेपी को कोई उखाड़ सकता है तो सिर्फ ममता दीदी। अरे बहुत अच्छा, कम्युनिस्टों को उखाड़ने पे हमने बधाई दी थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई दी थी। कम्युनिस्टों को उखाड़ते उखाड़ते दीदी ने तो बंगाल को ही उखाड़ दिया। चुनाव के बाद आज तक किसी राज्य में जितनी हिंसा नहीं हुई उतनी हिंसा बंगाल में हो रही है। और आज तो आज आपको माफी मांगनी चाहिए। आज आपके सांसद ने जो पूरे बिहार के अस्मिता पर प्रश्न लगाया है, बिहारी गुंडा बोल के 5 दिन से ममता दीदी बैठी हुई है, उस पर एक शब्द इन्होंने नहीं कहा। भारत से बाहर है, आप छोड़िए ना, मेरी सही बात पे मुझे लगता है बीच में बोलने लगती है। मैं तो सच बोल रहा हूँ, बात पूरी होने दीजिए, रुकिए अभी जी। उन्होंने बंगाल के मुद्दे उठाए, इसीलिए मैंने बताया। यही विपक्ष है, यही संसद में हो रहा है, यही संसद में भी हो रहा है कि इनको बात सुननी नहीं है, एक लोकतंत्र में विपक्षों का बात सबसे आवाज सबसे ज्यादा सुना जाता है। कहां से इनको नेता मिलेगा भाई? तो आप लोग मजाक बात ये आपस में शांत रही नहीं सकती, इनको नेता अपूर्वा जी, एक एक करके एक बार उनकी बात होने दीजिए। जब आप कह रही थी तो किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। अपूर्वा जी प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बीच में अभी इंटरप्ट ना करें, उनकी बात पूरी होने दीजिए। अजय जी बात कंप्लीट करिए। देखिए सुरभि जी, ये सब नेता हैं, अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन सब अपने परिवार के अंदर घुस के रह गए हैं, जनता से सरोकार नहीं रह गया है। और ये सब छटपटाहट इसलिए है ना क्योंकि सत्ता से दूरी है। कांग्रेस की सत्ता से दूरी अब 7 साल की हो गई, राज्यों में भी सिमटते जा रही है। बिहार में लालू जी 15 साल से सत्ता से दूर हैं, अखिलेश 5 साल से सत्ता से दूर है। सबका पैसा, उसका रुपया, पैसा बहुत सारा फैक्टर होता है ना, ये सब कम होते चला जा रहा है। तो ये छटपटाहट है अपने आप को बचाने की, अपने वजूद को बचाने की। तो इसलिए मिल के क्या करेंगे, मिल के क्या करिएगा? अजय जी, जो बात आपने अभी शुरुआत में कही ना कि ये तो बहुत जल्दी है कि हम इस मुद्दे पर ये चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपको भी ये लगता है कि ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होगा अगर हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, या अब उस स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है कि गांधी परिवार का कोई है तो ठीक, वरना हम ही क्यों नहीं? देखिए ऐसा है कि ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी कि 24 में देश के क्या राजनीतिक परिस्थिति होगी कि बीजेपी वर्सेस ऑल होगा या बीजेपी वर्सेस एवरी स्टेट में अलग अलग प्लेयर्स हैं, तो वो एनडीए वर्सेस अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लेयर होंगे। तो ये अभी कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी। पहले तो इनकी अपने कॉन्ट्रडिक्शंस इतने हैं कि ये कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकते हैं। ये प्रयोग आज से देश में थोड़ी ना चल रहा है, 1977 से चल रहा है ये प्रयोग। कांग्रेस को भी हटाने के लिए 1989 में प्रयोग हुआ था, बीजेपी भी उसका हिस्सा थी। कांग्रेस को तो हटा लिया, लेकिन सरकार कितने दिन चली वीपी सिंह की? उसके चंद्रशेखर की सरकार 4 महीने, उसके बाद आया संयुक्त मोर्चा देवगौड़ा सरकार 1 साल, आईपीके गुजराल 8 महीने। तो क्या राजनीतिक अस्थिरता देश चाहता है? वो
सवाल लद गए। अब वैसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात, 24 में मोदी सरकार के 10 साल होंगे तो 10 साल में देश आगे बढ़ा है या पीछे गया है, देश ने क्या क्या चीज हासिल की है, हम उस पे लड़ने जाएंगे। ये क्या चीज पे लड़ने आएंगे कि हम 2G किए, हमने 3G किया, हमने 4G किया, चलिए हमने ये किया इसलिए हमको वापस शुरू हो। इनको हटाया किस लिए गया? क्या वो मुद्दे खत्म हो गए क्या? संबित, अब आपने दोनों को सुना। यहाँ पर टीएमसी की तरफ से भी साफ ये कहा जा रहा है और कांग्रेस भी ये कह रही है कि चेहरा बाद में सोचा जाएगा, लेकिन यहाँ बात होगी असल मुद्दों की, उन वायदों की जिन्हें नहीं निभाया गया सरकार की तरफ से। नहीं, आप बताइए, 2014 में हम सरकार में नहीं आए थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब भी 2013 में क्या टीएमसी हमारे खिलाफ नहीं बोल रही थी? 2013 में क्या कांग्रेस पार्टी मोदी जी के खिलाफ नहीं लगी हुई थी? तब भी ये नहीं कहते थे गुजरात मॉडल में ऐसा कर दिया, मोदी इज बुच्चर ऑफ बंगाल। इनके तो डेरेक ओब्रायन साहब उनको बुच्चर ऑफ गुजरात कह रहे थे कि वो बुच्चर है, कसाई है मोदी जी को, मौत का सौदागर करके बुला रही थी सोनिया गांधी जी। तो मोदी जी को कब छोड़ा है इन लोगों ने? कभी नहीं छोड़ा। वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी नहीं छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ रहे हैं, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। मगर मोदी जी देश की चिंता कर रहे हैं। देखिए, मैं तो एक प्रपोजल दे रहा हूं। मैं तो मानता हूं बिल्कुल यहां कांग्रेस प्रवक्ता की बातों से कि राहुल गांधी जी 7 वर्षों से जिस निडरता के साथ लड़ रहे हैं और उनमें बहुत खूबियां हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े एसेट हैं। अभी उनको डिक्लेयर कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, क्या बुराई है? अपरूपा जी यहाँ बैठी हुई हैं, कोई साधारण नेत्री नहीं है, वो एक सांसद भी हैं। अभी मुकेश जी से पूछिए, अपरूपा जी से पूछिए, उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बोल रहे हैं कि सिलेंडर का चेहरा लगाएंगे हम, अरे सिलेंडर को पोस्टर में क्यों लगाएंगे? आप राहुल जी का चेहरा लगा दीजिए वहां पे, कुछ लाभ होगा ना, जनता जानेगी कि राहुल जी निडरता के साथ हमारे विषयों पर लड़ेंगे, तो कितनी खुशी की बात होगी बोलिए। राहुल जी का चेहरा डिक्लेयर होते ही पूरे हिंदुस्तान में, और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनली खुशी की लहर दौड़ जाएगी। मैं आज ये प्रपोजल रखता हूं, आप लोग तो रख नहीं रहे, मैं ही रख देता हूं कि आप राहुल जी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करिए। यहां दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद बैठी है टीएमसी की, दोनों से जरा अनुमति ले लीजिए, आज इंडिया टीवी में ही शुरुआत हो जाए। मुकेश शर्मा साहब। संबित जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2024 में चेहरे का भी घबराओ मत, चेहरा भी आएगा। ये चैनल पे बैठ के तय नहीं होगा चेहरा कौन होगा, लेकिन मैंने कहा है कि 2024 का चुनाव, आपने कहा सिलेंडर का पोस्टर क्यों नहीं होगा भाई? आप उज्ज्वला की बात करते हैं, लोग लकड़ियां सिर पे रख के खाना बना रहे हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास सिलेंडर लेने के लिए। आप कैसी बात? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद आप फ्री वैक्सीन की बात करने आए हैं। आपको पता था सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देने वाली है। आपके जितने फेलियर्स हैं, पेट्रोल के दाम कौन नहीं जानता दुनिया में कि एक्साइज ड्यूटी सेंटर, और आज हालत क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं, मुद्दा आधारित चुनाव लड़ने में आप उससे भाग क्यों रहे हैं मुद्दों से? और मुद्दों से भागना अच्छी बात नहीं है। मुद्दा आधारित चुनाव है, महंगाई मुद्दा होगा, किसान मुद्दा होगा, खेती मुद्दा होगा, जो पूंजीपति प्रेम आपका है वो मुद्दा होगा। ये तमाम मुद्दे होंगे चुनाव में, और चेहरा भी आएगा, लेकिन चेहरे का फैसला और आपकी आवाज कट रही है, आपके पास वापस आते हैं। ये साफ कह रहे हैं कि मुद्दा आधारित चुनाव होगा, लेकिन अब अपूर्वा जी, मुझे याद है जब ये कोशिश सोनिया गांधी की तरफ से की जाती थी विपक्ष को एकजुट करने की, तब खुद टीएमसी प्रमुख उनके साथ नहीं आती थी। आज आपको लगता है कि इन मुलाकात का कोई फायदा हो पाएगा, या जो कोशिश वो खुद कर रही हैं उस प्रयोग में वो सफल हो पाएंगे? श्रीरवि जी, सबसे पहले मैं संबित जी को ये बात कहना चाहूंगी। संबित जी ने कहा कि कब छोड़ा टीएमसी ने प्रधानमंत्री को, सही तो बात है। वो देश के मोदी जी को छोड़ेंगे क्यों? वो तो देश के प्रधानमंत्री है, उनको तो जवाब यही सदन में देना पड़ेगा, यही देश में जवाब देना पड़ेगा। ट्वीट और ट्विटर हैंडल और मन की बात में जवाब नहीं देना पड़ेगा, उनको देश को जवाब देना पड़ेगा। जो जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे से मुकर जा रहे। और यहाँ पर अजय जी जो कह रहे थे कि मोदी जी के पास 2G नहीं है, 3G नहीं है, उन्होंने सही कहा। उनके पास 2G 3G नहीं, उनके पास जो प्रेगसेस है, जिस प्रेगसेस से वो आपके घर में क्या हो रहा है, आप किससे बात करें, क्या बात करें, ये खबर भी उन तक पहुंच जा रहे, क्योंकि देश चलाने का उनके पास समय नहीं है। उनको दूसरे के नजरदारी करने में ज्यादा मन बड़ा वो चाहते हैं, क्योंकि आज जो विपक्ष
आज जो विपक्ष एकजुट हुए हैं, ये एकजुट का बकलाहट है। जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि आज ही बता दीजिए कि फेस कौन होगा। देश का जनता जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये चीज उनका प्रॉब्लम नहीं है। आज बंगाल में ममता बनर्जी चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन क्यों आप लोग वैक्सीन नहीं भेज रहे? लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से लेके पूरा दिल्ली इलाका आप घूमिए, सब जगह उत्तर प्रदेश का बैनर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आप लोग कैंपेनर और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी खोल लीजिए। कितना पैसा एजेंसी में भारत सरकार 2014 से लेके 2021 तक खर्चा किया है? संबित पात्रा जी, आप बताइए देश का जनता को। इतना पैसा अगर बच्चों के पढ़ाई के लिए किए होते तो देश का एजुकेशन लेवल आज कहां पहुंच गया होता। आपके घर के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते, हमारे घर के बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ने जाते। क्या एक गरीब मीडियम में नहीं पढ़ सकते? इसके लिए क्या देश का जनता, भारतीय जनता पार्टी को 2 से लेकर रुकना चाहूंगी। मैं संबित से आपके इन सवालों का जवाब देती हूँ। संबित पात्रा जी, संबित। हाँ ठीक है, थैंक यू। देखिए सुरभि जी, मैं तो आज लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों लड़ूं? मैंने इतना अच्छा प्रपोजल दिया, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बताइए, मैंने कहा राहुल जी को क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के फेस के रूप में डिक्लेयर कर देते? ये कह रहे नहीं हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, हमारे पास उज्ज्वला का मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, हालात बिगड़ चुके हैं, कोरोना के बाद भी जो हालात हैं उससे निपटने को लेकर तैयारी सही नहीं रही है। एक्सेप्टेंस मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाने की बात हो रही है। 2019 में नहीं था। आप याद करिए सुरभि जी, 2019 में तो इन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन तक महंगाई, राफेल, इन सब विषयों पे पार्लियामेंट में लेकर आए थे। तो महंगाई का मुद्दा इनके तो डे 1 से था। गैस सिलेंडर का विषय तो इनके लिए डे 1 से था। कब नहीं था? 2015 में भी था, 16 में भी था, 17, 18, 19 में भी महंगाई और गैस सिलेंडर का मुद्दा था इनके लिए। राफेल का मुद्दा तो मेन मुद्दा था इनका 2019 का। अब बोल रहे हैं कि फ्रांस में राफेल, अब फिर से राफेल का गाना गाना शुरू कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दा उनके पास 2019 में भी था, मगर उस समय उनके पास चेहरा नहीं था। अभी भी उनके पास वही मुद्दे हैं, अभी भी चेहरे नहीं हैं। तो हम तो ये, मैं प्रपोजल दे रहा हूं कि राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप प्रोजेक्ट करिए। अगर आपको लगता है राहुल गांधी जी उस लायक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो ममता जी को कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ममता जी को कर दीजिए। एक बात मैं कहना चाहूंगी, पहले आप दोनों डिस्कस करिए। लग रहा है नहीं, आप दोनों डिस्कस करिए। अब हमारे को और अजय आलोक जी को छोड़ दीजिए। आप दोनों जरा गुफ्तगू करिए कि ममता जी को करना है या राहुल जी को करना है। पहले आप दोनों डिस्कस करिए। जरा सुरभि जी, इन दोनों भाई बहन का डिबेट करा दीजिए। तो इन दोनों भाई बहन का डिबेट वो जवाब देना चाहते हैं। जी बोलिए, बोलिए। 1 मिनट बोलिए। सुरभि जी, मुझे लगता है कि संबित पात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी से उब चुके हैं। चाहे वो कांग्रेस में आना चाहते हैं या तृणमूल कांग्रेस। नहीं, हम राहुल गांधी तो हम मानते हैं, राहुल गांधी ऐसे थे दीदी, वो प्राइम मिनिस्टर का फेस होना चाहिए। नया फेस, नया प्रधानमंत्री का चेहरा खोजने पे आज बैठे हुए हैं। राहुल का नहीं, आप भी नहीं चाहते हैं क्या कि राहुल गांधी आए? नहीं, हम सब चाहते हैं राहुल गांधी आए। इसमें क्या बुराई है? नहीं, मैं आपने ऐसे नहीं, मुझे लग रहा है राहुल गांधी जी को आना चाहिए। बात सुनी। नहीं, राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बैठे ना सुरभि जी प्रोजेक्ट करिए राहुल गांधी जी को, वरना मैं डिबेट ही नहीं करूंगा। चलिए, आज नहीं, आज डिबेट में राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करिए। लेकिन ऐसा नहीं मुकेश शर्मा साहब, अभी संबित ने यही बात कही और वो ये कह रहे हैं कि मुद्दे तो 2019 में भी थे, तब भी चेहरा नहीं था। आज भी मुद्दों की बात जरूर हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं है। अब मैं चाहूंगा कोई बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। संबित जी, राहुल गांधी जी, आपको आजकल आपको मोदी जी को, पूरी बीजेपी को रात को सपने में दिखने लगे हैं। राहुल जी से डरे हुए हैं आप लोग, इसलिए आपको बार बार राहुल जी राहुल जी राहुल जी, आपकी पूरी पार्टी बहुत खौफ खाए हुए है। जहां तक सवाल राफेल का है, आज ही फ्रांस की एनजीओ ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा करप्शन राफेल में हुआ है। आज पूरी दुनिया में राफेल के भ्रष्टाचार का डंका बज गया है। ये मोदी जी की बड़ी भारी अचीवमेंट है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अहंकार को छोड़ दीजिए। 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे और इस पिक्चर का ट्रेलर 2022 में उत्तर प्रदेश से देश देखना शुरू करेगा। 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बाकायदा योगी जी की सरकार जा रही है। वहां पर भी
गैर भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। 24 का टेलर, 22 में टेलर होगा, 24 में पूरी पिक्चर होगी। ये देश फर्जी राष्ट्रवाद से ऊब चुका है। जो फर्जी राष्ट्रवाद का नारा था वो नारा आपका फेल हो चुका है और अजय फर्जी आलोक जी, राष्ट्रवाद देश में अब चलेगा नहीं। अजय आलोक जी कह रहे हैं यूपी से ही इसका आगाज होगा, 2022 में ट्रेलर आ जाएगा सामने। आप सिलेंडर के भाव बढ़ाएंगे, आप किसानों को मार देंगे, ये नहीं चलने वाला है। ये बात सुरभि जी, मुकेश जी, और एक बात से चलिए आगाज होगा, मैं आपकी बात ये बात अगर समाजवादी पार्टी कहे, ये बात बहुजन समाज पार्टी कहे तो कोई बात भी है। कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में यूपी में। आपके राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए वायनाड, आप क्या यूपी की बात कर रहे हैं? आप लोग ऐसी ऐसी बातों में ऐसे ऐसे जगह अपना पैर खुद डाल देते हैं जहां कीचड़ लग जाता है। जब यूपी छोड़ के भाग गए भैया तो फिर यूपी की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, राहुल गांधी मजबूरी सही, आपको नेता मानना ही है उनको, तो ठीक है मानिए उनको और उनसे उनको अध्यक्ष बनाइए, जो करना है कीजिए, जैसे अपना प्रेजेंट करना होगा कीजिएगा। लेकिन झूठ मूठ का 2022 यूपी चुनाव में आपका है कहाँ? डबल डिजिट पे पहुंचते नहीं है, 6-7 सीट लेके रह जाते हैं जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलके लड़ते हैं। अकेले क्या हैसियत रह जाएगी? थोड़ा वास्तविकता होना चाहिए ना। चुनाव की तैयारी कीजिए, थोड़ा संघर्ष कीजिए, अभी 3 साल है आपके पास। मुकेश जी हमारे साथ, संसद चलने दीजिए कम से कम। मुकेश जी से मैं इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन संबित, सबसे बड़ा चैलेंज अगर यहाँ पर आने वाले चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को लेकर भी सभी विपक्ष एकजुट होकर यही कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जरिए ही पूरे देश को मैसेज जाए कि अब बदलाव की जरूरत है। देखिए सुरभि जी, पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, क्योंकि अखिलेश जी ने भी और मायावती जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम राहुल जी के साथ नहीं जाएंगे, किसी और पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले से ही हो गए। 2 अच्छे लड़के साइकिल में बैठे थे, साइकिल का क्या हुआ आपने देखा। उसके देखिए ये कह रहे थे कि बीच में नहीं बोलते हैं दूसरे के, हम तो किसी के बीच नहीं बोलते। सुन लीजिए, 2 अच्छे लड़के बैठे थे साइकिल में, क्या हुआ आपने देखा। उसके बाद बुआ भतीजा का भी गठबंधन हुआ था। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, वो गठबंधन भी टूट गया। अब आप विडंबना देखिए, कल जो है राहुल गांधी और सोनिया जी से मिलने के लिए ममता बनर्जी आई थी। आप सोचिए, वही कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को नेस्तनाबूद किया, समाप्त किया बंगाल में, ताकि टीएमसी आ सके। वो 40 से 0 सीट पे आ गए, हम 3 सीट से 74 सीट पर गए। मगर आप कांग्रेस की विडंबना को देखिए, वो किस प्रकार प्रसन्न हो रहे हैं, खुद खत्म हो जाएंगे मगर दूसरे को खत्म करने के लिए वो अपने आप को समाप्त करने के लिए तैयार है। आप देखिए, हालत कांग्रेस की ये हुई है कि बंगाल में वो लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन और केरल में लेफ्ट पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है ये कांग्रेस पार्टी धुरी बन के लड़ पाएगी? दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी अमेठी में चुनाव के लिए प्रचार करने जाएंगे कांग्रेस की तरफ से? इतने निडर हैं, आप बता रहे थे, बहुत निडर हैं, डरते किसी से नहीं है, वही प्रधानमंत्री के चेहरे बनने वाले हैं। क्या वो जाएंगे अमेठी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? इतना तो बता दीजिए, इतने लीडर हैं क्या? उसके बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लड़िएगा। सुनिए, अमेठी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में जाएंगे, सुन लीजिए आज। और बहुत बढ़िया, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन धन्यवाद, यहाँ कांग्रेस के धन्यवाद, हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी पूरे उत्तर यहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है। आप अहंकार मत करिए, आप कितने चुनाव जीते हैं? अहंकार कहां कर रहा हूं, मैं तो स्वागत कर रहा हूं राहुल गांधी जी हर जगह जाएं उत्तर प्रदेश में, कितना अच्छा हो जाएगा बताइए, हम सब चाहते हैं। अरे अहंकार कहा है, कोई अहंकार, हम तो चाहते हैं कि राहुल बाबा हर जगह चुनाव प्रचार करें उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छी खबर है आज। और 24 में देश में ये अच्छी खबर है, राहुल गांधी हर जगह चुनाव प्रचार करेंगे, इससे अच्छी खबर आज नहीं हो सकती। और ये डिबेट रिकॉर्ड पर रहेगी। नहीं, फर्जी राष्ट्रवाद से ये डिबेट रिकॉर्ड पे है। मैं आज मुकेश शर्मा जी, सवाल अगर कांग्रेस का आता है तो कांग्रेस किस स्थिति में इस वक्त है, इसी का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक ने भी किया। और जो क्राइसिस, क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस चल रहा है कांग्रेस के अंदर और साथ ही इंटरनल चैलेंजेस हैं, उससे कैसे निपटने की कोशिश की जा रही है? ये क्राइसिस जिसको आप कहते हैं क्राइसिस, ये आप भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ प्रवक्ता लोग बने हुए उनकी फैलाई हुई ये भ्रम की स्थिति है। इस देश इस भ्रम में नहीं आने वाला है, कोई क्राइसिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ
पूरी मजबूती के साथ हम निश्चित तौर पर कॉमनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम अपने सिद्धांतों से, अपनी नीतियों से समझौता नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खरीद फरोख्त करती है एमएलए की, जिस तरीके से लोगों को पेगासाइज प्रकरण से जिस तरीके से लोगों की जासूसी कराती है, अपने ही मंत्रियों की जासूसी कराते हैं लोग, अपने ही संघ के जो सरसंघ चालक है उनकी जासूसी कराते हैं लोग। ये लोग ईडी सीबीआई एजेंसीज का इस्तेमाल करके लोगों को डराकर जो राजनीति करते हैं, कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती है। हम शासन में रहे हैं, साफ सुथरे ढंग से रहे हैं, हमने लोकतंत्र की मान्यताओं को कभी तोड़ा नहीं है। मैं अजय आलोक जी की बात का एक जरूर जवाब दूंगा, बड़े बढ़िया आदमी, अपने बहुत सुनता हूं मैं इनको। अजय आलोक जी, नीतीश कुमार जी भी चौटाला जी के घर खाना खाने जा रहे हैं। आप ऐसा ना हो कि आप यहाँ बोलते रह जाए, नीतीश जी आपको बताए ना, वहां को चोरी हो जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो आदमी महंगाई से त्रस्त है, जो आदमी अत्याचार अन्याय से त्रस्त है, वो नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहता है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर 2024 के अंदर मोदी सरकार जा रही है। आपकी बात का जवाब अजय आलोक देना चाहते हैं। अजय जी कहिए। ये जो झूठे नारे, जुमले, जो जुमलों पर ये सरकार चल रही है, देश जुमलों से उब चुका है। मुकेश जी मैं बस एक बात आपको कहना चाहता हूं कि नीतीश जी, ओम प्रकाश जी चौटाला जी के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बस याद दिला दूं, सन 1999 से शायद ममता दीदी नरेंद्र मोदी जी को राखी बांधती हैं, तो थोड़ा वो भी सोच लीजिएगा। जो ये रोड़ा, अजय जी आपकी आवाज यहाँ कट गई है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपसे दोबारा इस बारे में कनेक्ट करते हैं। लेकिन अपूर्वा जी, बंगाल के बाहर जो कोशिश इस वक्त ममता बनर्जी कर रही है, दिल्ली में उनकी मौजूदगी मैसेज देने की कोशिश जरूर है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई खाका पेश नहीं हुआ है। इसको लेकर आगे क्या रणनीति के तहत सब आगे मोदी का मुकाबला करने को तैयार है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पाई। देखिए सुरभि जी, जैसे 2024 में एक हवा चला था गुजरात मॉडल, अब 2024 से पहले ये हवा चलेगा बंगाल मॉडल। बंगाल में जो काम जनता तक पहुंचाए हैं ना, ये मॉडल जो है अब पूरा देश में हम लोग चलाएंगे। और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस बंगाल नहीं, त्रिपुरा, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सब जगह अपना आस्ते आस्ते शाखा संगठन बढ़ा रहे। आप चिंता मत कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हम लोगों को हल्का में ना ले। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो चाय बेच के आज प्रधानमंत्री बने हैं, ममता बनर्जी भी छोटे से एक घर से, एक साधारण परिवार से उठ के लड़ाई करके, सीपीएम के विरुद्ध में लड़ाई करके, लेकिन आज वो तीन बार की मुख्यमंत्री है। 3 बार ने जनता उनको चुना है, 3 बार सरकार में हम लोग अच्छा मैंडेट लेके 213 मैंडेट लेके आए हैं, और अभी भी 7 विधानसभा में चुनाव बाकी है। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, और ये लोग जो है ठीक से रात को सो नहीं पा रहे। 2024 में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, क्योंकि पंचायत इलेक्शन में यूपी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सोपरा साफ हो गया। ये लोग सही से सो नहीं पा रहे। योगी जी अभी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ही फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगी। ये लोग भारतीय जनता पार्टी में अब 2 डिफरेंस हो गए, 2 पार्टी में 2 डिफरेंस हो गए हैं। और संबित जी जो इतना बोल रहे हैं, अब संबित जी को भी समझ में आ गया कि उनका जगह भारतीय जनता पार्टी नहीं तृणमूल कांग्रेस हो गया है, क्योंकि एक तो ओएनजीसी ऐसे ही ठप हो चुके हैं, और जो है, और हम उनको शुभकामनाएं देते कि और बधाई देते कि वो तृणमूल में आ जाए। कोई ऐसा बात नहीं है। आप हमेशा ममता दीदी करते हैं, तो ममता दीदी का आइडियोलॉजी क्या है ये भी आप देखिए, क्योंकि बंगाल के जनता जब पूरा देश से हर कोना से मंत्री, एक बात यहाँ बार-बार मुद्दों की भी कही जा रही है, और ये अब दोबारा कहा गया है कि मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है सरकार, और दूसरा ये कि अब खौफ आ गया है, अब राहुल का भी डर है। और आने वाले दिन में त्रिपुरा में भी चुनाव है, देखिएगा वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस। अपूर्वा जी जवाब ले लेती हूँ मैं त्रिपुरा से भी। मैं जवाब देता हूं।
पहले तो मैं बहुत सीरियसली बताना चाहूँगा सुरभि जी कि अभी टीएमसी की प्रवक्ता ने कहा कि वो गुजरात में भी लड़ेंगे, बिहार में भी लड़ेंगे, झारखंड में भी लड़ेंगे और हर जगह जीत जाएंगे। देखिए, याद रखिए, बिहारियों को और हिंदी भाषा भाषी लोगों को गुंडा बोल करके आप हिंदी भाषी राज्यों से जीत नहीं सकते हैं चुनाव। इस देश में किसी भी राज्य के लोग गुंडा नहीं होते हैं, सभी लोग सम्मानित होते हैं, कोई बाहरी नहीं होता है, कोई मारवाड़ी बाहरी है, कोई राजस्थान का बाहरी है, बिहारी लोग गुंडे हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके आप पैन इंडिया पार्टी कभी नहीं बन सकते हैं और ये कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है। और मैं आपको आज बता रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस जिस भी राज्य में अगर कांग्रेस के साथ या किसी और पार्टी के साथ मिलके भी लड़ेगी तो ये जीत कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं तो पूछ रहा हूं बाकी पार्टियों से, क्या कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सीट देगी अपने हिस्से से? क्या समाजवादी पार्टी और बसपा उत्तर प्रदेश में अपने हिस्से में से तृणमूल कांग्रेस को सीट देगी? क्या राजस्थान में सोनिया गांधी जी इनको सीट देगी, एक भी सीट देगी? तो मैं अपना गला क्यों खराब करूं यहाँ चिल्ला चिल्ला? मुकेश शर्मा जी इसका जवाब देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। मुकेश जी, समीकरण क्या रहेगा? देखिए, एक तो मैं संबित जी को मेरा आग्रह रहेगा, ये सर आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है, लाइन डिस्टर्ब हो रहा। मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अपूर्वा जी जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये कह देना चाहती हूँ, 2019 में उनके ही कैंडिडेट भारती घोष ने घाटाल में खड़ा होकर कहा था यूपी और बिहार से गुंडा ला के तृणमूल के पार्टी कर्मियों को पीटेंगे। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है, ऑन रिकॉर्ड कहूँ आप कहिए, संबित जी को मैं सुना देना चाहती हूँ। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कह रहे हैं कि यूपी और बिहार से भारती घोष ने कहा है यूपी और बिहार के लोग गुंडे नहीं हो सकते, जस्टिफाई मत करिए। उन्होंने कहा है। और एक बात कह रहे हैं, बिहार और यूपी के लोगों को गुंडा कहना ये बिल्कुल मुझे लगता है ये उचित नहीं है। आपको इस पे क्षमा याचना करनी चाहिए। गुंडा जो है वो गुंडा ही रहेगा, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपने उनको गुंडा कहा, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, अरे आप यूपी और बिहार के लोगों को जनरलाइज करके गुंडा नहीं कह सकते। कि यूपी और बिहार भारती घोष आपके कैंडिडेट थे, अभी भी बंगाल चुनाव में नहीं, भारती घोष ने किसी को गुंडा नहीं कहा। आप यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा यूपी और बिहार के लोग गुंडे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस प्रकार से यूपी और बिहार के लोगों को गुंडा बताना, ये आपको कभी भी पैन इंडिया पार्टी बना ही नहीं सकती है। यूपी और बिहार से ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। घाटल में क्या हुआ मुझे नहीं पता, मगर सबसे जुड़े नहीं, आपकी नेत्री ने जिस प्रकार पार्लियामेंट में बिहारियों को गुंडा कहा है, ये उचित नहीं। नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। बिहारियों को गुंडा कहना ठीक। जो भारती घोष ने कहा कि भारती घोष ने बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहा, ये मैं कह देना चाहती हूँ। और आप लोग जो झूठ गोल करते हैं और गुमराह करते हैं, देश का जनता जो है इस बार पुलवामा अटैक जैसा आप लोग अटैक किए, उसका आज तक दीदी छोड़ो ना, राहुल गांधी जी को एक्सेप्ट कर लो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में, आप डिक्लेयर कर दीजिए। चलिए, वक्त की कमी है, हालांकि ये हमने जरूर जानने की कोशिश की थी कि आखिर अब वैक्सीन मुकाबला करने के लिए किस चेहरे के साथ अब चुनावी मैदान में उतरने की ये पूरी तैयारी रहेगी। लेकिन अभी विपक्ष की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि मुद्दों के आधार के बीच में ही जनता से और जनता के सामने वो मैसेज दिया जाएगा। मोदी सरकार के खिलाफ अगर जनता के बीच जाने की विपक्ष की जो कोशिश होगी, जो एकजुटता दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें मुद्दों के आधार के बीच ही वो जनता के बीच जाएंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।